प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, और थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं और डेली लाइफ से एग्जांपल लेकर के समझाया है कि किस आर्टिकल को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और साथ के साथ हर लेक्चर में आपको ये भी बताया है कि कौन से आर्टिकल में से किस किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में बनकर आ सकते हैं और किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 की स्टेटमेंट क्या है? When will you say that a force is conservative? Give two conditions। कहता है कि किसी भी फोर्स को कब आप कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, दो कंडीशंस बताइए। अगर आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। देखिए, आपको बहुत सी फोर्सेस के बारे में मालूम है कि टेंशन फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट होती है, यानी डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। यहां पर हमने बताना यह है कि कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने के लिए जो दो कंडीशंस हैं वो जरा इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिए। जब मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला आर्टिकल पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि हमें किस तरह पता चलता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। हम उसके किए गए वर्क डन से पता चलाते हैं। देखो, वर्क डन कौन करता है? कोई भी फोर्स वर्क डन करती है। अब वो फोर्स किस तरीके का वर्क डन करती है, वहां से हमें पता चलेगा कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला पाथ फॉलो करते हुए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का पाथ हो, और ये बताया था कि जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस h हो तो उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी वो कितना आएगा? mgh आएगा। जी बिल्कुल, mgh, W इज इक्वल टू mgh। और वहीं पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये वाला पाथ फॉलो ना करे बल्कि इस तरह से जाए A पॉइंट से B पॉइंट पर, फिर भी वर्क डन क्या होगा? mgh। अगर इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए जाए फिर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी वो किस तरह का होगा? W इज इक्वल टू mgh। ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, क्योंकि ये एक पूरा लॉन्ग आर्टिकल है जिसमें हमने ये वाले वर्क डन कैलकुलेट किए थे। तो पता ये चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन करती है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और हमने वहीं से कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जिस भी फोर्स का किया गया वर्क चॉइस ऑफ पाथ पर डिपेंड ना करे, जिस तरह के यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा, हर पाथ के लिए वर्क डन सेम ही आ रहा है, तो ऐसे केस में हम फोर्स को कहते हैं कि फोर्स कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ निकाला जाए, मान लीजिए ए से इस तरह बी तक जाता है, फिर बी से इधर आता है, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, और फिर इधर आता है, वापस ए पर पहुंच जाता है, यानी घूम फिर के वापस ए पर ही आ जाता है, तो उस वक्त हम कहते थे कि ग्रेविटी ने जो यहां पर वर्क डन किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है, डेट इज जीरो। यानी अलोंग ए क्लोज्ड पाथ अगर वर्क डन जीरो हो
और वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पाथ हो, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जिस फोर्स ने वो वर्क डन किया है दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा जी। इसी तरह है, यानी एक पॉइंट क्या बन जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंस, पाथ इंडिपेंडेंस, और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो अगर कोई भी फोर्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। और क्वेश्चन में यही बात वो पूछ रहा है, व्हेन विल यू से दैट अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, व्हेन विल यू से, आप कब कहेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है। भाई मैं उस वक्त कहूंगा फोर्स कंजर्वेटिव है जब फोर्स ये वाली दो कंडीशंस फॉलो करेगी, और वो कह रहा था गिव टू कंडीशंस, तो टू कंडीशंस भी यही वाली हैं। तो इसी शानदार से आंसर को यहां पर उठा के लिख देते हैं। तो यहां पर आंसर की हेडिंग लगाकर इसी तरह से लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखा है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स उस वक्त कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, यानी इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगी। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, पाथ इंडिपेंडेंस। तो यहां पर एक सेंटेंस में बता दिया कि पाथ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया है किसी भी फोर्स ने, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, यानी ये बॉडी ने अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो पाथ चाहे इस तरह का फॉलो करे, ऐसे घूमते 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 जाए, या फिर बिल्कुल सीधी इस तरफ आ जाए, इस तरफ चली जाए, यानी पाथ पे डिपेंड ना करे। इस तरह सीधे पाथ के लिए भी, टेढ़े मेढ़े पाथ के लिए भी अगर वर्क डन सेम आ रहा है तो ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ऐसी फोर्स जो वर्क डन कर रही है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जीरो वर्क इन ए क्लोज्ड पाथ, यानी क्लोज्ड पाथ में अगर आप वर्क को फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। द नेट वर्क डन बाय अ फोर्स अराउंड एनी क्लोज्ड लूप और पाथ इज ऑलवेज जीरो। अब यही वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाई हुई है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लेक्चर में। उसमें हमने एक क्लोज पाथ लिया था, फिर वहां पर उस क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन फाइंड किया था और वो वर्क डन जीरो आया था, जिससे हमें ये पता चला था कि ऐसी फोर्स जो जब वर्क डन करे अलोंग ए क्लोज पाथ और वो जीरो आ जाए तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कुल मिला के यहां से पता क्या चला कि कोई भी फोर्स उस वक्त कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी जब उससे किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा और वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ जीरो होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 4.2 की स्टेटमेंट क्या है, ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम, व्हिच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। देखो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले लाजमी है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आए कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। कहता है कि एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, और इनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जब लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम होगा। तो अगर आपको याद हो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला लेक्चर है इसमें मैंने आपको लास्ट में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन पढ़ाया था कि अगर मोमेंटम की बात आ जाए क्वेश्चन में तो उस वक्त आपने कैसे देखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैस से किस तरह रिलेटेड है। देखो जो लाइटर बॉडी है उसका मैस कम होगा, जो हैवियर बॉडी है उसका मैस ज्यादा होगा। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाते हैं। आंसर की हेडिंग लगाने के बाद यहां पे एक लाइन में बता देते हैं कि लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या हैवियर बॉडी की। अगर लाइटर की ज्यादा होगी तो मैं यहां पे लिख दूंगा लाइटर बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी या ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अगर हैवियर की होगी तो उसके बारे में लिख दूंगा। लेकिन ये पता कैसे चलाएंगे कि कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। क्वेश्चन तो ये है ना कि किस तरह से होगी, कौन सी बॉडी की होगी और किस तरह से होगी। तो यहां पर फिर रीजन की हेडिंग भी लगा देते हैं। रीजन का क्या मतलब है कि जो लाइन में यहां पर लिखूंगा उसके बारे में यहां पर रीजन प्रोवाइड करूंगा कि अगर लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है तो क्यों ग्रेटर है। देखो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर जो फाइनली बात निकल कर आएगी उसको मैं यहां पर लिख दूंगा कि लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या हैवियर की। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे जनरली कहां से मिलती है, एक ही रिलेशन है, बहुत ही शानदार सा रिलेशन है। किस तरह का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी
ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहां से निकल कर आती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर मोमेंटम सेम है, तो यहां पे तो लीनियर मोमेंटम वाला फैक्टर नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर यहां पे m से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और m से डिवाइड भी कर देंगे, जिस तरह के उस लेक्चर में किया था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m ऑन राइट साइड। जब राइट साइड पर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m और वो m मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, v²। इसी तरह से जब डिवाइड भी करेंगे तो नीचे 2m हो जाएगा। अब यहां से इस स्टेप से क्या ये वाला स्टेप वापस आ सकता है। याद रखें मैथमेटिक्स का रूल है कि जिस तरह पिछले स्टेप से आप अगला स्टेप लेकर आए हैं, इसी तरह इससे वापस पिछला स्टेप भी आना चाहिए। तो यहां पे अगर m² है तो एक m² के साथ कैंसिल, बाकी फिर mv²/2 ही बच जाएगा। इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पे अगर मैं mv का स्क्वायर कर लूं, देखो m² v² अगर इकट्ठा करके लिखेंगे mv होल का स्क्वायर, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं p², क्या लिख सकता हूं, p²/2m। और याद रखिएगा ये p स्मॉल है, मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिख देंगे सिंस p इज इक्वल टू mv, ये स्मॉल p है, दिस इंप्लाइज दैट p² इज इक्वल टू m² v²। तो यहां पे m² v² की जगह पर क्या पुट कर दिया है, p² पुट कर दिया। अब यहां से जो क्वेश्चन में कह रहा था कि सेम लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम दोनों के लिए सेम है, इट्स मीन लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो हम p को कांस्टेंट रख देंगे। देखो अगर मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन सिर्फ बनो आपस में, तो किस तरह से बनेगा, ये जो p²/2 है ये सारे का सारा मैं कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और p क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इफ linear momentum is constant, if linear momentum is constant, अगर linear momentum constant है तो फिर इस तरह से होगा कि kinetic energy is inversely proportional to m। देखो अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अंदर से उठा लो तो फिर मैं इक्वल को प्रोपोर्शनैलिटी में लिख दूंगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में लिखना है तो फिर कांस्टेंट लगाना पड़ता है और वो कांस्टेंट p²/2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखें मास के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास जैसे जैसे कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। अब ये वाला रिलेशन क्या बता रहा है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, जैसे जैसे m बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जैसे जैसे मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पर फिर लाइटर बॉडी का मास कम है और हैवी बॉडी का मास ज्यादा है। तो यहां पे पता ये चला कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इट्स मीन जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वो कहां से मालूम हुआ, इस रिलेशन से। तो यहां पर फिर लिख देते हैं, दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। सो द बॉडी हैविंग स्मॉलर मास विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मास जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। तो यहां से फिर मैं आंसर की हेडिंग में भी ये बात लिख सकता हूं कि लाइटर बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी या लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। किस तरह से लिखूंगा, द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से फिर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो यही पूछ रहा था कि किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लाइटर की या हैवियर की। तो हमने बता दिया कि लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी वो सारी कहानी रीजन में लिख दी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4.2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ मोटरसाइकिल इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है जिस पर मोटरसाइकिल रन कर रहा है, भाग रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है।
कहता है कि क्या उस पर कोई वर्क डन हो रहा है मोटरसाइकिल पर, अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यहां पर पहली बात तो यह है कि नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जहां से बहुत बड़ा क्लू मिल जाएगा। देखिए वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, क्योंकि यहां पर फोर्स कह रहा है कि नहीं लग रही, नेट फोर्स नहीं लग रही, तो F क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब F जीरो होगा तो W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा में से जब F जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा वर्क डन का, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है नो वर्क इज डन। एक तो ये तरीका है कि हम इस रिलेशन से निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव करें। यहां पर आंसर तो हमें पता चल चुका है, उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। किस तरह से लिख देंगे, नो वर्क इज बीइंग डन, क्योंकि नेट फोर्स जब नहीं एक्ट कर रही तो वर्क डन तो नहीं होगा फिर, तो किस तरह से लिखेंगे, नो वर्क इज बीइंग डन, क्योंकि यही पूछ रहा था, इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल, नो वर्क इज बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल, ऑन द मोटरसाइकिल। अब यहां पर भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाते हैं, और इस लाइन से दूसरी साइड पर भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाते हैं और अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो हम एक्सप्लेन करेंगे जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला दैट इज एफ डी कास थीटा उससे, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम से। दोनों से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि यहां पर जो वर्क डन है वो कितना है, जीरो है। तो सबसे पहले फोर्स को जीरो करके देखते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, बाय अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन एज, किस तरह से मिलता है हमें, अगर एक बॉडी पर फोर्स F लग रही है और वो कुछ डिस्प्लेस हो रही है तो वहां पे वर्क डन कैसे मिलता है, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड किस तरह करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, तो यहां पर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ डी कास थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा हो जाएगा। यहां पर क्योंकि वो खुद कह रहा है कि नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगी तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, when net force F is equal to 0, कमा देन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, W is equal to 0 into D cos theta and this implies that W is equal to 0। तो यहां से फिर वर्क डन कितना निकल कर आया है, 0 निकल कर आया है। तो यहां पर फिर लिख दीजिए, इन दिस वे नो वर्क इज डन ऑन द मोटरसाइकिल, नो वर्क इज डन ऑन दी मोटरसाइकिल। अब एक तरीका तो हमने ये देख लिया कि जब फोर्स जीरो हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। दूसरा तरीका यह है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इस लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया हुआ है। वहां पर डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट वहां पे जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स, यानी कितना चेंज आया है किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में, ये क्या बताएगा कि नेट फोर्स ने उस पर कितना वर्क डन किया है। उस लेक्चर में आपको इसका डिटेल फिजिकल मीनिंग मिल जाएगा कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट हम लिखते किस तरह से हैं। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, हाफ mv स्क्वायर, जो आपको बार बार चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है Vf, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस हाफ mvi स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब वो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, जितनी स्पीड से वो पहले मूव कर रहा था इतनी स्पीड से वो बाद में मूव कर रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट रह रही है। तो यहां से फिर Vf और Vi दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, इफ मोटरसाइकिल इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड कमा देन, तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा कि Vf और Vi आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपस में जब इक्वल है तो हम कह देते हैं कि दोनों V के इक्वल हैं। तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा कि W इज इक्वल टू हाफ m, Vf की जगह पर भी V पुट कर दीजिए, V स्क्वायर माइनस हाफ Vi की जगह पर भी V पुट कर दीजिए तो mv स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों टर्म सेम है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो इस केस में भी फिर जो वर्क डन निकल कर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पर भी नीचे यही सेंटेंस लिख देंगे, इन दिस वे
नो वर्क इज डन ऑन द मोटरसाइकिल। तो यहां पर फिर आपको मालूम हो चुका है कि किस तरह से वर्क डन 0 है और कोई वर्क नहीं हो रहा मोटरसाइकिल पर, क्योंकि नेट फोर्स 0 थी और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब यहां पर आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये वाली आपने लाइन लिखनी है कि नो वर्क इज बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल, देन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है। आपने इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है, दोनों नहीं लिखकर आनी। इनमें से चाहे तो ये वाली एक्सप्लेनेशन लिख डालें या फिर ये वाली लिख डालें, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉल मूविंग विद 14 मीटर पर सेकंड, कि एक बॉल है वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए यहां पर एक बॉल है जो कि मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड। उस पे एक फोर्स एक्ट करती है, क्या एक्ट करती है, एक फोर्स एक्ट करती है और वो उसकी स्पीड को कम कर देती है 6 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड कम हुई है। तो पूछ रहा है कि यहां पे फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी या फिर नेगेटिव वर्क करेगी। अगर आप पॉजिटिव वर्क कहते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए अपने आंसर को, अगर आप नेगेटिव वर्क कहते हैं तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। तो यहां पर फिर सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर में सबसे पहले एक लाइन में आंसर कर देंगे द फोर्स हैज डन पॉजिटिव वर्क या फिर फोर्स हैज डन नेगेटिव वर्क। लेकिन मसला यह है कि पता कैसे चलेगा कि फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया या नेगेटिव वर्क डन किया है। अब इसके लिए हमें पहले एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी पड़ेगी और कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि हम ये बताने के काबिल हो सकें कि फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया या फिर नेगेटिव वर्क किया है। देखिए वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है तो याद रखें, जब वेलोसिटी का जिक्र करके आपसे वर्क के बारे में पूछे तो सीधा सीधा वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mvi²। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। यहाँ पर देखें तो ये m क्या होगा, ऑब्वियसली जिस बॉल की हम बात कर रहे हैं उस बॉल का मैस होगा। तो यहाँ पर लिख दें वेयर m इज द मैस ऑफ बॉल, वेयर m इज द मैस ऑफ बॉल, जिस भी बॉल की हम बात कर रहे हैं। और vi क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, vf क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर लिख दीजिए vi इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल which is और वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, एंड vf इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, and vf is the final velocity of the ball which is, जो कि कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड कमसो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में वैल्यूज को उठाकर लगाएंगे, W इज इक्वल टू 1/2। मैथ्स हमने कहा है कि स्मॉल m ही है तो मैं इसको स्मॉल m ही रहने दीजिए m, और vf क्या हो जाएगा, देखिए vf कितना था 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 मीटर पर सेकेंड पुट कर दीजिए, 6 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर माइनस 1/2m। याद रखें अब ये जो मैस m है ये एक्चुअली m किलोग्राम है, इसकी हमने वैल्यू ली है m, यूनिट 7 किलोग्राम, अंडरस्टूड है कि मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो यहां पर फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, यहां से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से अब यूनिट की बात करते हैं, देखिए यूनिट यहां से मैस का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, और यहां से मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जूल की इक्वल है। ये जो m है ये मैस की वैल्यू अब हमने ली हुई है क्योंकि हमने लिखा है m इज द मैस ऑफ द बॉल, यानी m कोई वैल्यू है, m किलोग्राम मैस की वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर यूनिट जूल हो जाएगा माइनस, इसी तरह से 14 × 14 कितना हो जाएगा 196
डिवाइडेड बाय 2m, इसी तरह से साथ में जूल यूनिट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करें 36/2 माइनस 196/2, तो यहां पर आंसर निकल कर आता है -80, और मैथ साथ इसी तरह से पड़ा रहेगा क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, हमने खुद सपोज किया कि m कोई भी मैथ है, और साथ जूल इसी तरह से, जूल किधर आएगा, इसी तरह से आएगा। अब यहां से आप देखें कि वर्क किस तरह से निकल कर आया है, नेगेटिव वर्क निकल कर आया है, तो इसका मतलब है कि फोर्स ने किस तरह का वर्क डन किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है। तो यहां पर नीचे लिख देंगे हेंस द वर्क डन इज नेगेटिव, हेंस द वर्क डन इज नेगेटिव। ऊपर भी आंसर की हेडिंग में भी यही बात लिखनी है, द फोर्स हैज डन, द फोर्स हैज डन नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अब यहां पर याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं कि जो हमने m लिखा है ये मीटर है, ये मीटर नहीं है, ये वही वाला मैथ्स चल रहा है, ये मैथ्स की वैल्यू है। आप इस तरह कर दीजिए इसमें कि यहां पर भी ब्रैकेट डाल दीजिए और यहां पर भी ब्रैकेट डाल दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई डाल दीजिए, ताकि ये अंडरस्टूड रहे कि यहां पर ये जो m है दिस इज द मैथ्स, दिस इज नॉट द यूनिट। यूनिट कितना है, जूल। तो यहां पर वर्क डन क्योंकि नेगेटिव आया है तो हमने लिख दिया है कि ये नेगेटिव है। यहां पर भी आप इसको ब्रैकेट में इकट्ठा कर दीजिए, इसको भी आप ब्रैकेट में इकट्ठा कर दीजिए। तो यहां पर फिर क्वेश्चन नंबर 4.4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन ए फास्ट मूविंग कार, हाउ इज इट पॉसिबल। कहता है कि एक स्लो मूविंग ट्रक के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है देन ए फास्ट मूविंग कार। जनरली जो आप सोचते हैं वो तो ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। हाफ mv² इसका रिलेशन है, तो ये m पर भी डिपेंड करती है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर भी। देखिए अगर मैस बहुत ज्यादा हो जाए, जिस तरह के ट्रक के केस में ट्रक का मैस बहुत ज्यादा होता है, जब मैस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस केस में इवन जो स्लो मूविंग ट्रक है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किस तरह से ज्यादा होगी उसके लिए हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि पॉसिबल किस तरह से। देखिए पॉसिबल इसी तरह से है क्योंकि एक ट्रक का बहुत ज्यादा मैस होता है, कार का मैस कम होता है, बेशक उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन ट्रक का मैस इतना ज्यादा है कि वो उस वेलोसिटी को कंपनसेट कर जाता है, जो वेलोसिटी में कमी है उसको कंपनसेट कर जाता है। यानी अगर ट्रक की वेलोसिटी कम भी है तो मैस इतना ज्यादा है कि वो वेलोसिटी की कमी को कंपनसेट कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रक का मैस ज्यादा होने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, चाहे वो स्लो ही क्यों ना मूव कर रहा हो। यहां पर यही बात लिख दी है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज लार्ज मैस ऑफ ट्रक कैन रिजल्ट इन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, कि ट्रक के लार्जर मैस की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है देन ए फास्ट मूविंग कार, चाहे कार फास्ट ही क्यों नहीं मूव करे। देखिए कार अगर फास्ट मूव कर भी रही है तो उसका मैस जो कम है, जब मैस कम होगा तो एज ए रिजल्ट जो हाफ mv² का फैक्टर है वो कार के लिए कम आएगा, और ट्रक का अगर मैस बहुत ज्यादा है तो चाहे उसकी वेलोसिटी कम है तो हाफ mv² का जो आंसर होगा वो बड़ा आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा दिस इज पॉसिबल बिकॉज लार्ज मैस ऑफ ट्रक कैन रिजल्ट इन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन ए फास्ट मूविंग कार इवन एट लोअर स्पीड, कि लोअर स्पीड्स पर भी जो ट्रक है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है ड्यू टू लार्ज मैस। तो एक्सप्लेनेशन में यही बात लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जिसका मैस m हो और वेलोसिटी v हो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इसमें देखें तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, सबसे पहला फैक्टर है मैस और दूसरा है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ये बात लिख देंगे, दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर पर भी डिपेंड करती है। अब यहां पर देखें अगर मैस बहुत ज्यादा हो जाए, अगर मैस बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब कार के केस में मैस कम है, वेलोसिटी बेशक ज्यादा है, लेकिन मैस जब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। ट्रक के केस में मैस ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा है तो ट्रक की कम वेलोसिटी को कंपेंसेट कर देगा। यहां पर हमने यही बात लिखी है, इवन इफ ट्रक इज मूविंग स्लोली, अगर ट्रक स्लोली भी मूव कर रहा है उसका जो लार्जर मैस है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू लाइटर फास्टर कार। यानी एक लाइटर कम मैस ज्यादा वेलोसिटी वाली कार से
ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एक ट्रक की जिसका मास ज्यादा है। अगर अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो एकदम हर चीज क्लियर कर देता हूं कि कैसे स्लो मूविंग ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर एग्जांपल की हेडिंग लगाइए, ये एग्जांपल आप अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिए, इस आंसर का पार्ट बना दीजिए। सबसे पहले एग्जांपल में एक ट्रक को डिस्कस करते हैं। तो ट्रक की एग्जांपल ले लीजिए। ट्रक के केस में मान लीजिए कि जो मास है वो 20,000 किलोग्राम है। मास कितना है? 20,000 किलोग्राम है। और वेलोसिटी मान लीजिए कम है कुछ, v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, 20,000 किलोग्राम मास है। अब इस केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो किस तरह से निकल कर आएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम की वैल्यू पुट कीजिए, 20,000 किलोग्राम इंटू v² है तो 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशंस तो आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। किस तरह से? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और यहां से अगर इसको डिवाइड करें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 64 तो कितना आ जाएगा? 64 10,000 है, यानी 4 जीरोज है, तो आगे 4 जीरोज लगा दीजिए यहां पर। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो तब भी आंसर यही आएगा, 6,40,000। तो यहां पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। देन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एक कार की भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कार का मास है 1000 किलोग्राम। एक एवरेज कार का मास इतना ही हो सकता है, 1000 केजी की हो सकती है। एंड मान लीजिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखें इसका मास कम है, वेलोसिटी इससे ज्यादा है। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर ये प्रूव हो जाएगा कि कार की काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। किस तरह से? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना है? 1000 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर 1000 को 2 पर डिवाइड करें तो ये कितना आता है? 500 आएगा, और यहां से 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा। देन आगे 4 जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज। अगर आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशंस इस लेवल पर आकर आपको आनी चाहिए। यहां पर देखिए इसमें कुल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी 6 डिजिट हैं और इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। प्राइमरी लेवल पर आपने कभी पढ़ा होगा कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों, उनमें से ग्रेटर या स्मॉलर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो तो सीधे सीधे वो कह देते हैं कि ये बड़ा है, यानी इस तरह से। अगर डेसिमल ना हो और नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो तो उसमें वो ग्रेटर होगा। इस केस में भी इसी तरह ही है कि डेसिमल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में बराबर है। अगर बराबर है तो फिर पहले डिजिट को देखें, जिसमें पहला डिजिट बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा, वो वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब है ये वाली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कि ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है लेकिन इसकी वेलोसिटी इससे कम थी। तो मालूम हुआ कि एक स्लो मूविंग ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे द स्लो मूविंग ट्रक possesses more kinetic energy than the fast moving car, यानी फास्ट मूविंग कार से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ चुकी है? ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो यहां पर फिर क्वेश्चन नंबर 4.5 भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको ये सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर वाकई समझ आ गई है तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, एक्सप्लेन ब्रीफली। कहता है कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किया जाए वो नॉन कंजर्वेटिव होता है इन नेचर। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पर फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किस तरह से नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा? सबसे पहले तो जी देखना पड़ेगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा? कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। वहां पर क्या देखा कि ऐसी फोर्सेस जो जब वर्क डन करती हैं
तो वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ 0 होता है, या फिर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। अगर वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ 0 ना हो और डिपेंड करे चॉइस ऑफ पाथ पर, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लिहाजा ये जो वर्क डन करती है वो वर्क डन भी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। यहां से एक मेन पॉइंट तो समझ आ गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो भी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि वो क्या करता है कि पाथ पर डिपेंड करता है। तो यहां पे फिर आंसर की हेडिंग में ये बात सबसे पहले लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। जो क्वेश्चन में पूछा है बिल्कुल वही लिखें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, कि ये क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा इन नेचर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ, बिकॉज it depends on the path followed, the path followed। तो यहां पर फिर हमने ये लिख दिया कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पाथ पर जो कि फॉलो किया गया है। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से, ये कैसे है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के केस में हमने क्या पढ़ा था कि यहां से यहां तक अगर जाना है, अगर ये वाला पाथ फॉलो किया डायरेक्ट, अगर इस तरह का कोई पाथ फॉलो करते हुए पहुंचा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी वो हमेशा W इज इक्वल टू mgh होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? कंजर्वेटिव। क्या होगी? कंजर्वेटिव। यहां पर जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करेगी, क्या करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो इस पाथ के अलोंग ज्यादा आएगा, यानी टेढ़े मेढ़े पाथ के अलोंग ज्यादा आएगा, क्योंकि ये लॉन्गर पाथ है। ये पाथ क्या है? शॉर्टर पाथ है। इस पाथ के अलोंग क्या आएगा? कम आएगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करती है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो इट्स मीन कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा फिर वो भी पाथ पे डिपेंड करेगा। जब वो भी पाथ पे डिपेंड करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। जिस भी केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे तो वहां पर वर्क डन क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब यहां पर देखें, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन किया जाए तो वो वर्क डन बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेकिन यहां पर जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स किया जाता है वो हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाता है, यानी वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर नहीं होता बल्कि हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के यहां पर यही बात लिख देते हैं। यहां पर अब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में सबसे पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिख दी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिखी है जो ऑलरेडी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किस तरह से अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, यानी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगी इफ द वर्क डन बाय इट इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स और इन ए क्लोज्ड पाथ डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ मोशन, यानी ऐसी फोर्स जिसके लिए वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ या फिर वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराया है या फिर अलोंग दी क्लोज्ड पाथ मूव कराया है, तो उस फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ऐसी फोर्स जिसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए यहां पर भी हमने यही बात लिखी थी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो। जब पाथ पर डिपेंड करेगा तो फोर्स क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव, और वो फोर्स या उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। यहां पर फिर थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दी है कि इन केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ओवर ए लॉन्गर पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, एक लॉन्गर पाथ के लिए ज्यादा होगा और एक शॉर्टर पाथ के लिए कम होगा। तो यही बात लिखी है कि इन केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ओवर ए लॉन्गर पाथ, यानी लॉन्गर पाथ होगा बिटवीन टू पॉइंट्स तो उस केस में ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। यहां पर जब फ्रिक्शनल फोर्स के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा तो फिर जब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी नॉन कंजर्वेटिव होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव होगा और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इसी वजह से यहां पर हमने मजीद लिख दिया है, मोर ओवर द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। देखिए, अगर वर्क डन
अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे उस केस में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करेंगे तो उस केस में वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल काइनेटिक की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में हम उसको रीगेन नहीं कर सकते। यही बात यहां पर लिखी है, क्योंकि वो हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाता है, उसको यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रीगेन नहीं कर सकते। अगेन से इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो यूजफुल एनर्जी की फॉर्म में जब स्टोर हुआ है तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन यहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, जब अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन करेंगे उस केस में वो वर्क डन डिसिपेट हो जाएगा हीट एनर्जी की फॉर्म में। जब हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा तो उस केस में हम उसको यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रीगेन नहीं कर सकते। यही वजह है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.7। डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी? क्या विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है? क्या होती है? जरा कमेंट्स में बताइए। देखिए विंड है क्या चीज? मूविंग एयर। जब एयर मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड है। चलती हुई हवा, तो चलती हुई का क्या मतलब है? मूव कर रही है। तो हर मूविंग सब्सटेंस के पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में मैस भी तो आता है और एयर का मैस भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर लिख देते हैं यस विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। यस विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। देखें आपने विंड टर्बाइंस के बारे में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअली वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी ही होती है। अगर हम उसको ट्रेस बैक करें तो काइनेटिक एनर्जी ही बनती है। तो इसका मतलब है कि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वही उन टर्बाइंस को मूव कराती है, विंड टर्बाइंस को, तो वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फिर यहां पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाते हैं और एक्सप्लेनेशन में यही सारी कहानी उठाकर लिख देते हैं। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मूव करते हैं और उनके मोशन को ही हम विंड कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद मैस m एंड वेलोसिटी v। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस हो और कुछ वेलोसिटी हो तो उसके पास लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। यही हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ा था। और वो हमें कहाँ से मिलती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखें क्योंकि एयर का मैस भी है और विंड क्या है? मूविंग एयर, यानी एयर इन मोशन को हम विंड कहते हैं। एंड विंड इज एयर इन मोशन, क्योंकि एयर इन मोशन को विंड कहते हैं तो इसका मतलब है कि विंड का मैस भी है और वेलोसिटी भी है। जब मैस और वेलोसिटी दोनों चीजें हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां से आपको ये बात समझ आ चुकी है। देन दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड विंड मिल्स एंड टर्बाइंस। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि यही जो विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है बिहाइंड विंड मिल्स एंड टर्बाइंस which are designed to capture this kinetic energy from wind and convert it into other useful forms of energy like electrical energy। देखें टर्बाइंस में क्या होता है? यहां पर आपने छोटी क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा, किस तरह से लंबा सा डंडा होता है, ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है इस तरह से। अब जब हवा चलती है यानी विंड यहां पर प्रेजेंट होती है तो ये मूव करने लगता है। जब ये मूव करता है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है और ये मैकेनिकल एनर्जी देन फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है ये सारी कहानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर बताने का ये मकसद था कि ये जो विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली यही काइनेटिक एनर्जी यूज होती है उन टर्बाइंस को घुमाने के लिए। जब वो टर्बाइन घूमता है तो वहां से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब ये सारा प्रोसेस होता है यानी चलती हुई हवा इसको जब घुमा लेती है तो इसका मतलब है कि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ना। यहां से इस एग्जांपल से प्रूव हो जाता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि यस विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4.7 भी कंप्लीट होता है। फाइनली कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस वाला लेक्चर यहां पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर वाकई समझ आ गए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।